हाथ में चाय की ट्रे लेकर मैं लाउंज में आई थी। घर के सारे लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़ी थी। शिवानी आंटी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोली, लो आ गई तुम्हारी होने वाली दुल्हन। कब से तुम्हारा रास्ता देख रही है दरवाजे पर। बहुत मोहब्बत करती है तुमसे विशाल। आज का पूरा खाना इसने बनाया है। मुझे कुछ भी करने नहीं दिया, जबकि मैंने इतना कहा था। विशाल ने अचानक मेरी तरफ देखा था। लम्हे भर के लिए जैसे वक्त रुक गया था। 4 साल बाद मैं सामने खड़ी थी, लेकिन वो नज़र जो कभी अपनी होती थी आज मुझे अजनबी लगने लगी थी। अगले ही पल विशाल के माथे पर बल पड़ गए थे। वो अचानक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। चेहरे पर हैरत और सख्ती थी। ये तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो? मेरा नाम प्रीति है। मेरे माँ बाप मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरा कोई भाई बहन नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे मरने से पहले एक एड्रेस दिया था और कहा था कि जब भी तुम कभी परेशान हो तो इस पते पर चली जाना। क्योंकि मेरे पिताजी का कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ एक रमेश अंकल ही उनके इकलौते दोस्त थे। और फिर एक दिन दोनों मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत उदास हुई थी। मेरा जीने का दिल नहीं चाहता था। फिर मैं पिताजी के दिए हुए उस पते पर चली गई थी। रमेश अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते थे। रमेश अंकल की पत्नी शिवानी आंटी थी और उनके 3 बच्चे थे, धीरज, विशाल और कोमल। धीरज बड़े भाई थे, उनकी शादी हो चुकी थी। कोमल बिल्कुल मुझे अपनी बहनों की तरह समझती थी। मैं 18 साल की थी जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर गए थे। अचानक रमेश अंकल ने मेरी शादी अपने बेटे विशाल से करने की बात की थी। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि अभी सगाई कर लेते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। और विशाल को भी 4-5 साल के लिए अमेरिका जाना था। पर रमेश अंकल ने सोचा था जब वो अमेरिका से वापस आ जाएगा तो शादी भी हो जाएगी। इसलिए मेरी विशाल से सगाई हो गई थी। विशाल इस शादी से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था। मैं मजबूर थी, मैं मना नहीं कर सकती थी। मैं उनके घर में रहती थी। सगाई होने के 1-2 महीने बाद ही विशाल अमेरिका चला गया था। मेरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ खिड़की से आती हुई हल्की सी धूप दीवारों को रोशन कर रही थी। मैं सोफे पर टांगे मोड़कर बैठी थी। सामने टेबल पर लैपटॉप खुला हुआ था। हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास, मोबाइल मेरे पास ही रखा था, जिस पर कभी कभी नज़र डालकर मैं हंसने लगती थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा अचानक जोर से खुला था। कोमल तेज कदमों से चलते हुए अंदर आई थी। उसके हाथ में कुछ था और चेहरे पर चमक मौजूद थी। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही वो बोल चुकी थी। वाह प्रीति मैडम, तुम बस यही खाती रहना और फिर तुम्हारे दूल्हे को कोई और उड़ा लेगा और तुम सिर्फ देखती रह जाओगी। मैंने चिप्स का एक टुकड़ा मुंह में डाला था और हैरान नजरों से उसे देखने लगी थी। फिर धीरे से बोली, क्या हो गया है तुम्हें? सुबह सुबह कौन सी जंग छिड़ गई है जो ऐसे बोल रही हो? और तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कमरे में आने से पहले दरवाज़ा खटखटाया करो। ये मैनर्स कब सीखोगी? कुछ वक्त बाद तुम्हें भी दूसरे के घर जाना है। कोमल बेड के कोने पर आकर बैठ गई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, आप बस इन्हीं बातों की फिक्र करती रहना और आपकी नाक के नीचे वो गुल खिल जाएंगे जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। जबकि मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, आखिर क्या हो गया है जो इतना घबराई हुई हो? क्या सच में कोई जंग छिड़ गई है? वो सर ना के इशारे में हिलाते हुए बोली, जंग नहीं मैडम, बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। माँ की बातें सुनकर आई हूँ। विशाल भाई 2 दिन बाद अमेरिका से वापस आ रहे हैं और तुम? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा था, इतनी मोटी हो गई हो। भाई तो अमेरिका से इतनी खूबसूरत लड़कियों को देख कर आ रहे हैं। कुछ ख्याल है तुम इस हालात में उनके सामने जाओगी, कैसा लगेगा उन्हें? आपको तो पता है ना, वो हर एक चीज़ को परफेक्ट मांगते हैं। अगर उनको बुरा लग गया तो आप किस तरह सब कुछ संभालोगी? मैंने हल्की सी सांस ली थी। कोमल मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरते हुए बोली थी, कोमल तुम्हें पता है तुम बात बात पर तमाशा करती हो। मैं क्या करूं तुम्हारा, कभी भी सही से खबर नहीं देती। बात को घुमाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। थक गई हूं मैं तुम्हारी इन आदतों से, इन तरीकों से। बताओ क्या बात है? मैं ड्रामा नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। कोमल जल्दी जल्दी बोली थी, पूरे 4 साल बाद वो आपसे मिलने आएंगे। जब वो गए थे तब आप सूखी सी पतली सी लड़की थी। अब? वो हंसते हुए बोली थी, अब तो बहुत हेल्थी हो गई हो। मैंने चिप्स का पैकेट टेबल पर रखा और सीधे होकर बैठ गई। पागल लड़की, इसे हेल्थी नहीं खूबसूरत फिगर वाली लड़की कहते हैं। मैं मोटी नहीं हूँ। तुम देखना, तुम्हारे भाई मुझे देखकर पागल हो जाएंगे। उन्हें मेरे अलावा कोई पसंद ही नहीं आएगा। कोमल ने शरारत से आंखें घुमाकर कहा था,
ये सिर्फ हम ही देख सकते हैं, भाई नहीं। आप इतने ढीले कपड़े पहनती हो कि कुछ समझ ही नहीं आता। मैं कहती हूँ कुछ नया पहनो, कुछ नया ट्राई करो, ऐसा जिससे देखने वाले की नज़र ठहर जाए। और वैसे भी अगर उन्हें आप खूबसूरत दिखेंगी तो अच्छी बात है, वो आपके होने वाले पति हैं। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो मेरे होने वाले पति हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है मैं जानती हूँ। तुम्हें अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है जो तुम मुझे ऐसी बातें सुना रही हो? कोमल चौंकी और फिर थोड़ा सा पास आकर बोली, आपको नहीं पता, पलक की प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है। मुझे बस यही डर लगता है। मेरी माँ को कोई परेशानी नहीं है, उनका इरादा साफ है, लेकिन सुहानी आंटी पलक को हर बात में आगे ला रही हैं। आप जानती है ना वो कितनी दुबली पतली और नाजुक सी लड़की है। अपनी अदाओं से वो किसी को भी अपनी तरफ कर लेती है। और अब जब विशाल भाई आ रहे हैं तो मैं उसकी बात काटते हुए बोली थी, तो क्या क्या हो गया है? वो मेरे होने वाले पति हैं कोमल, भूलो मत, हमारी सगाई हो चुकी है। और जहाँ तक बात है किसी की अदाओं की, तो इन बातों से कभी भी रिश्ते नहीं टूटते। मुझे मेरी मोहब्बत पर यकीन है। विशाल जितने सख्त आदमी हैं, वो कभी भी किसी लड़की को अपने पास नहीं आने देंगे। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। तुम परेशान मत हो। मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, उन्हें हर हाल में पसंद हूँ। मुझे उनका हर अंदाज आज भी याद है। कोमल ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ आप अच्छी हैं, लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं है। मर्द कभी भी दिल बदल लेते हैं। बस आप सीरियस रहें। उनके दिल तक पहुँचने के लिए थोड़ा वक्त और थोड़ा जादू चाहिए होगा, जो आपको अपनी खूबसूरती से चलाना पड़ेगा। और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप उनकी होने वाली पत्नी हैं, वो आप पर पूरा हक रखते हैं। ये फालतू की तितलियों को उनके पास से मत गुजरने देना। मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ। उन दोनों माँ बेटियों को मैं आपसे बेहतर जानती हूँ, इसलिए होशियार रहिए, क्योंकि वो मेरी रिश्तेदार हैं। पता नहीं भाई की खबर सुनकर वो तो यहाँ पर जैसे बस ही गई हैं, न जाने का नाम ले रही हैं। मैं नहीं चाहती कि विशाल भाई आपके साथ कुछ गलत करें। इतनी कम उम्र में आपने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है। अब आगे जाकर आप कोई भी दुख डिजर्व नहीं करती। मैंने अपनी नजरें झुका ली थी। उंगलियों से कोल्ड ड्रिंक के गिलास पर फिसलते हुए बूंद को देखा। मैं जादू पर यकीन नहीं रखती थी। कोमल, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो खुद दिल में उतर जाती है, और अगर ना हो। मैं एक मिनट के लिए रुकी थी, तो फिर चाहे सारी दुनिया की खूबसूरती एक लड़की के अंदर ही क्यों ना समा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी किस्मत में दुख हुआ तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। बस मैं इतना जानती हूँ। कमरे में खामोशी छा गई थी। बाहर से शोर की आवाजें आ रही थी। कोमल ने नर्म लहजे में कहा था, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी सच को भी खूबसूरत दिखाना पड़ता है। मैंने हल्का सा सर झुकाया। मुस्कुराहट में एक सुकून था। देख लेना कोमल, जब विशाल आएंगे तो खुद कहेंगे कि प्रीति पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है। कोमल ने हंसते हुए अपना सर झुका लिया। चलो, ये वादा रहा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। मैंने लैपटॉप बंद किया, चिप्स का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। और अगर ना हुआ तो तुम डाइट पर चली जाना। दोनों के बीच खूब हंसी होने लगी थी। खिड़की से आती धूप अब फर्श पर फैल चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था इस हंसते मुस्कुराते घर में आग लगने वाली है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन पर लगाकर उड़ चुके थे। आज पूरे घर में तूफान मचा हुआ था। 4 साल बाद हवेली का पोता वापस आ रहा था। एयरपोर्ट के मेन दरवाजे पर हलचल हो रही थी। फ्लाइट अमेरिका से अभी उतरी थी। लोगों के कदमों की छाप की आवाज और दूर कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाजें सब मिलकर एक शोर पैदा कर रहे थे। विशाल खामोशी से वेटिंग एरिया की एक कुर्सी पर बैठा था। ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट उसके कांधों पर रखा हुआ था। आंखों के नीचे हल्की सी थकान और चेहरे पर गुस्से की झलक। हाथ में पकड़ा फोन वो बार बार देख रहा था, मगर किसी से बात नहीं कर रहा था। उसके सामने शीशे के पार रनवे पर एरोप्लेन खड़े थे, मगर उसका ध्यान कहीं और था। शायद किसी ऐसे लम्हे में जो 4 साल पीछे छूट गया था। इस लम्हे उसने सामने से धीरज को तेज कदमों से आता हुआ देखा था। पीछे उसके पिताजी भी संभले हुए अंदाज में चल रहे थे। एक लम्हे को विशाल के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई थी, लेकिन फौरन उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया था। अपने बाप भाई को देखकर उसे खुशी महसूस हुई थी, लेकिन उनके आने की वजह सोचकर उसका दिमाग खराब हो गया था। अरे विशाल, धीरज ने पास आते हुए उसे गले से लगा लिया था। हम बहुत देर पहले निकल गए थे घर से, बस रास्ता जरा गलत पकड़ लिया। तुम्हें लेने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि रास्ता भी समझ नहीं आया। इतना ट्रैफिक था रास्ते में कि बता नहीं सकते। विशाल ने धीमा सा मुस्कुराकर दोनों को गले से लगाया था। कोई बात नहीं, आखिर आप लोग आ ही गए, देर हो जाती है।
और मैं कौन सा बाहर खड़ा हुआ था, वेटिंग एरिया में बैठा था। उसका अंदाज बहुत नॉर्मल था। राकेश अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सफ़र कैसा रहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? ठीक था, विशाल ने छोटा सा जवाब दिया। फिर सुकून से लेकिन सख्त लहजे में बोला, मैं सीधा अपने अपार्टमेंट में जाऊंगा, हवेली नहीं। और ये बात मैं आप दोनों को अभी बता रहा हूँ। आप लोग मुझे फोर्स मत करना प्लीज़। धीरज ने चौंक कर उसे देखा था। क्या मतलब? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ ने खुद अपने हाथों से खाना तैयार किया है। कब से वो दरवाजे पर ही टहल रही हैं। रास्ते में भी कितनी बार उन्होंने फ़ोन करके पूछा था कि हम पहुँच गए या नहीं। अब ऐसा मत करो, पहले अपनी माँ से मिलो चलकर, बाद में तुम्हें जो करना है कर लेना। पहले तुम्हें हवेली जाना पड़ेगा। विशाल ने नजरें हटा ली थी। मैं थक गया हूँ और सच कहूँ तो हवेली जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैं यहाँ शहर में ही रहूँगा। मुझे अभी बहुत काम है, बिजनेस की मीटिंग देखनी है, उसके अलावा भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। हवेली जाकर मैं फंस जाऊँगा। 2-4 दिन बाद मिलूँगा, आप परेशान मत होइए, मैं अपनी माँ से ज़रूर मिलूँगा। राकेश अंकल को गुस्सा आ गया था। बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन सब इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे फालतू बातें नहीं सुननी, हर रिश्ते का ख्याल रखना चाहिए। अगर आज तुम अपने रिश्ते का ख्याल नहीं रखोगे तो कल को कोई तुम्हारा भी ख्याल नहीं रखेगा। हमेशा इंसान को वही मिलता है जो वो अपनी ज़िंदगी में करता है। इसलिए मेरे साथ चुपचाप चलो। विशाल ने लम्हे भर के लिए उनकी आंखों में देखा था, फिर धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोला था, मैं किसी को अपनी पत्नी नहीं मानता। वो सगाई ज़बरदस्ती हुई थी, मैं भूला नहीं हूँ और हर रिश्ते का मुझे एहसास है। इसलिए बेहतर होगा मुझे लेक्चर मत दिया करें। धीरज ने फौरन बीच में बोलना चाहा था। विशाल तुम। नहीं धीरज, विशाल ने सख्ती से कहा था। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आप लोग जानते हैं मैंने मना किया था, फिर भी आप सबने ब्लैकमेल करके वो सगाई करवाई। अब चाहे 4 साल गुजर जाए, मेरा फैसला कभी भी नहीं बदलेगा। मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानता, ना अब ना कभी। आप लोग मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं हवेली नहीं जाना चाहता, क्योंकि फालतू के ड्रामे होंगे। इसलिए बेहतर है मैं यही शहर में रुक जाऊं। तो रही माँ की बात, वो मेरे पास आ जाएंगी। हम दोनों माँ बेटे कुछ वक्त एक साथ गुजार लेंगे। राकेश अंकल का लहजा बदल गया था। वो उसको देखते हुए सख्त लहजे में बोले थे, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना अमेरिका जाने से पहले क्या वादा किया था? कहा था कि वापस आकर सब संभाल लोगे, इस घर को, अपने रिश्ते को। फिर तुम पलट कैसे सकते हो? अमेरिका जाकर खानदान के उसूल भूल गए हो। यही वजह थी कि मैं किसी भी बेटे को बाहर विदेश में जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें दी थी। मगर अब तुम इस तरह अपने रिश्ते से कदम पीछे नहीं हटा सकते। राकेश अंकल ने धीरे मगर कड़वे लहजे में कहा था। हाँ, मैंने वादा किया था, प्रेशर में आकर, लेकिन दिल से नहीं। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो झूठे रिश्ते निभाए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आप फोर्स नहीं कर सकते। धीरज ने बीच में कहा, यार तुम समझ नहीं रहे। तुम्हारा इनकार सिर्फ एक लड़की से नहीं, पूरे खानदान से है। लोग क्या कहेंगे? सब लोग अफसोस करेंगे। उस बेचारी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे। विशाल ने कुर्सी से उठते हुए कहा था, मैं सिर्फ सच पर चलता हूँ, चाहे सब नाराज ही क्यों ना हो जाएं। राकेश अंकल को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो सख्त लहजे में बोले थे, बस बहुत हो गया है विशाल, ये पागलपन छोड़ो। तुम भूल रहे हो जायदाद, बिजनेस सब मेरे हाथ में है। एक लम्हा लगेगा तुम्हें सबसे बेदखल करने में। 4 साल बाद वापस आए हो तो सीधे रास्ते पर चलो। मैं किसी लड़की का हक तुम्हें छीनने नहीं दूंगा, चाहे तुम खुद क्यों ना चाहो। विशाल की आंखों में लम्हे भर के लिए कुछ टूटा था, मगर चेहरा पत्थर सा रहा था। आप हमेशा चीजों को तराजू में तोलते हैं पिताजी, लेकिन दिल किसी की नहीं मानता। चलो मेरे साथ, राकेश अंकल ने हुक्म देते हुए कहा था। विशाल ने एक लम्हे के लिए खामोशी से उन्हें देखा था, फिर हैरान कदमों से बैग उठाया था। धीरज ने उनके कंधे पर हाथ रखा, जैसे खामोशी से उसे कोई उम्मीद दे रहा हो। वो तीनों खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गए थे। बाहर शाम ढल रही थी, एयरपोर्ट की रोशनियां जलने लगी थी और विशाल के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन छाई हुई थी, जैसे वो जानता हो कि हवेली के दरवाजे पर कदम रखते ही बीता हुआ कल उसके सामने आने वाला है। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो सब लोग घर पहुंच गए थे। उसका वेलकम बहुत शानदार अंदाज में किया गया था और वो अब अपनी माँ के साथ लाउंज में बैठा हुआ था। हवेली के बड़े लाउंज में शाम की चाय का वक्त था। बाई तरफ शिवानी आंटी बैठी थी, जिनके चेहरे पर बरसों के बाद बेटे को देखने का सुकून छाया हुआ था।
वो बार बार उसके चेहरे को देखते, कभी उसके लिए प्रार्थना करती, कभी धीरे धीरे कुछ कहती। मेरा बच्चा, मेरा लाल तो वापस आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। एक माँ के लिए 4 साल अपने बेटे को ना देखना कितना मुश्किल होता है, वो सिर्फ एक माँ का दिल ही जानता है। लॉन्च में कुछ पास के रिश्तेदार बैठे थे। सुहानी आंटी, जो उनकी दूर की रिश्तेदार थी, और उनकी बेटी पलक सोफे की दूसरी तरफ मौजूद थी। उनके चेहरों पर वही नकली मुस्कुराहट और अंदर चालाकी भरी हुई थी। माहौल बहुत ही खुशी भरा था, मगर विशाल के चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे गुस्सा साफ झलक रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि लॉन्च के दरवाजे से हाथों में ट्रे लिए मैं लॉन्च में आई थी। मैंने खुश लहजे में कहा था, नमस्ते। लॉन्च के सब लोगों की नजरें एक साथ मेरे ऊपर पड़ी थी। शिवानी आंटी के चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोली, लो आ गई तुम्हारी होने वाली दुल्हन। कब से तुम्हारा रास्ता देख रही है दरवाजे पर। बहुत मोहब्बत करती है तुमसे विशाल। आज का पूरा खाना इसने बनाया है। मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, जबकि मैंने कितना बोला था। बहुत मेहनती है ये लड़की। विशाल ने अचानक मेरी तरफ देखा था। लम्हे भर के लिए जैसे वक्त रुक गया था। 4 साल बाद मैं सामने खड़ी थी, मगर वो नज़र जो कभी प्यार भरी होती थी, मुझे अब अजनबी लगने लगी थी। अगले ही पल उसके माथे पर बल पड़ गए थे। वो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। चेहरे पर हैरत और जुबान पर सख्ती थी। ये तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो। उसे पता था कि वो मुझे लाख जान छुड़ा ले, लेकिन उसकी किस्मत में अब मैं ही आऊंगी। इसलिए वो मुझे इस हाल में देखकर गुस्से में आ गया था। कमरे में जैसे हवा रुक गई थी। सुहानी आंटी के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। उनकी बेटी पलक ने नजरें झुकाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। शिवानी आंटी के चेहरे की चमक बुझ गई थी। वो हैरत से अपने बेटे का चेहरा देख रही थी, जो बिना सोचे समझे सबके सामने इस मासूम को बेइज्जत कर रहा था। मैंने लम्हे भर के लिए नजरें उठाकर उसे देखा था, फिर अपनी नजरें झुका ली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने खुद पर कंट्रोल पाते हुए चाय की ट्रे टेबल पर रखकर धीरे से बोली थी, आप खड़े क्यों हो गए हैं, बैठ जाइए। कुछ और चाहिए आपको। मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। कोमल की कही बातें मुझे सच होती नजर आ रही थी। विशाल का लहजा और सख्त हो गया था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो। हे ऊपर वाले, क्या कर रहे हैं पिताजी आप लोग मेरे साथ। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी थी। चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। विशाल, शिवानी आंटी फौरन बोली थी, ये क्या तरीका है बात करने का, बैठ जाओ फौरन। तुम्हें अंदाजा है लड़कियों को इस तरह की बातें कितनी बुरी लगती हैं। पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो तुम। क्यों बैठ जाऊं माँ। वो बोला, आप लोग समझते क्या है मुझे। मैं कोई सामान हूँ जो जिसके साथ चाहे बांध दे। 4 साल पहले जबरदस्ती सगाई करवा दी थी, और अब चाहते हैं कि मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभाऊं। आपको लगता है मैं इससे शादी करूंगा, वो भी इस हाल में। ये इतनी मोटी कैसे हो सकती है। आप लोगों ने इसे रोका क्यों नहीं। ऐसा कैसे आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। मैं किसी को भी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। ये गलत है। मेरे हाथों की मुठ्ठियां जोर से बंद हो गई थी, मगर आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मैं बोली नहीं थी, सिर्फ खड़ी रही, जैसे जमीन में चिपक गई हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं वहां से भाग जाती। डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे, लेकिन राकेश अंकल और शिवानी आंटी की इज्जत की वजह से मैं वही खड़ी रही थी। राकेश अंकल सख्ती से बोले थे, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। क्या कर रहे हो तुम विशाल। ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है। तुम्हारी सगाई हो गई है। तुम इसे इस तरह सबके सामने बेइज्जत नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है तो अकेले में बात करना। फिलहाल टॉपिक चेंज करो। मैं कोई रिश्ता नहीं मानता, और मैं इस टॉपिक को चेंज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक को अब खत्म करूँगा। विशाल तेजी से बोला था, मैं इस जबरदस्ती के खेल का हिस्सा कभी भी नहीं बनूंगा। आप सब अपनी मर्जी चलाते रहिए, मैं नहीं बदलने वाला। शादी हर इंसान की सिर्फ एक बार होती है। मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। एक मोटी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करके सारी जिंदगी मरना नहीं चाहता। ये कहकर उसने गुस्से से कोट उठाया और बाहर निकल गया था। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज पर पूरे लॉन्ज में शांति फैल गई थी। मैं अपनी जगह पर हैरान खड़ी थी। मेरा चेहरा पीला, आंखें भीगी हुई, और हाथों में हल्की सी कपकपाहट, जैसे किसी ने एक लम्हे में मुझे तोड़कर रख दिया हो। शिवानी आंटी फौरन उठी और मेरे पास आई। मेरा हाथ थामकर नर्म लहजे में बोली थी, बेटा दिल छोटा मत करो। मर्द कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ कह जाते हैं। दरअसल आज वो शहर में ही ठहरना चाहता था। तुम्हारे अंकल उसे जबरदस्ती हवेली लेकर आ गए थे, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा है। और पति तो अपनी पत्नी पर ही गुस्सा निकालते हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसी बातें बोलकर गया है। बुरा मत मानो।
मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं सर हिलाते हुए बोली थी, मैं ठीक हूँ आंटी, मगर मेरी आवाज़ टूटी हुई थी। मैं चेहरा मोड़कर तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मेरे पीछे सिर्फ शिवानी आंटी की परेशान नजरें और पलक की खुशी की आवाज़ बाकी रह गई थी। लाउंज में अब वही खामोशी थी, भारी चुपती हुई, जैसे दीवारों ने सब कुछ सुन लिया हो। शाम के बाद की वो घड़ी थी जब हवेली के लॉन में हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। आसमान पर धीमा चांद उभरा हुआ था और विशाल अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट के धुएं में गुम था। रोशनी के हल्के साए उसके चेहरे के एक हिस्से को रोशन करते। उसके चेहरे पर सोच के बजाय थकान और नफरत लिखी हुई थी। सिगरेट की राख बार बार झड़ती मगर वो नहीं जला लेता, जैसे सुकून के बदले सजा चाह रहा हो। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। दरवाजे की चरचराहट ने लम्हे भर के लिए उसका ध्यान खींचा था। वो पलटा नहीं, लेकिन उसने महसूस कर लिया कि कोई अंदर आया है। कदमों की छाप नाजुक थी मगर इरादों में भरोसा था। कुछ देर बाद वो कदम बालकनी के दरवाजे तक आ पहुंचे थे। प्रीति, यहाँ से चली जाओ, विशाल ने सिगरेट होठों से लगाते हुए सख्त लहजे में कहा था। मुझे तुम्हें देखने का भी दिल नहीं चाह रहा। अभी वो और कुछ कहता कि एक मीठी मगर चलाक आवाज गूंजी थी, ये प्रीति नहीं पलक है। वो चौंक कर पलटा था। उसके सामने पलक खड़ी थी। फिट जीन्स, फिट शर्ट, बाल खुले हुए, चेहरे पर इतना मेकअप और शरीर से तेज खुशबू उठ रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो जानती हो कि वो किस काम के लिए आई है। पलक हंसते हुए कुछ कदम आगे बढ़ी और बालकनी के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी और बोली, क्या हुआ, पहचाना नहीं? विशाल के हाथ से सिगरेट नीचे गिरी थी। उसने एक झटके से खुद को पीछे किया। चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक उसके हुलिये को देख रही थी। फिर वो तेज लहजे में बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना परमिशन आने की? और ये क्या हुलिया बना रखा है? पलक मासूमियत के साथ हंसने लगी थी और बोली, अरे आप तो अमेरिका में रहते थे, वहाँ तो इसी तरह के कपड़े आम समझे जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बदल कर आऊँ। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? उसने एक चक्कर लगाकर खुद को दिखाया था, जैसे किसी रैंप पर चल रही हो। विशाल ने ताने भरे अंदाज में कहा था, बहुत ही गंदी लग रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए रात के 12 बजे एक अनजान लड़के के कमरे में आते हुए। ये कोई ढंग है? पलक एक लम्हे के लिए सहम गई थी, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी। 4 साल बाद आए हैं, दिल चाहा कि बात कर लूं। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है? विशाल का लहजा बहुत सख्त था। आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। पलक ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं बस चाहती थी आप मुझे वैसे देखें जैसे अमेरिका में लोग देखते हैं लड़कियों को। मैंने खुद को बदल लिया है। आपको पता नहीं कि मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आपसे अकेले में बात करूंगी, दिल की बात। और बस, विशाल ने जोर से कहा था। आवाज की सख्ती देखकर वो चौंक कर पीछे हट गई थी। तुम्हें लगता है ये बात करने का तरीका है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मैं अभी के अभी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? पलक का रंग फीका पड़ गया था। मैं तो बस कुछ नहीं, वो सख्ती से बोला था। ये जो तुमने अपने आप को शीशे में सजाया है, ये सब किसी शरीफ इंसान को इम्प्रेस नहीं करता। तुम्हें शायद अमेरिका की फिल्में देखकर गलतफहमी हो गई है कि मर्द सिर्फ लड़की का शरीर देखते हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मैं उन कमज़ोर लोगों में से नहीं हूँ। पलक कांपने लगी थी मगर वो खुद को संभालने की कोशिश में बोली थी, मैं तो बस आपको याद कर रही थी, सोचा बात कर लूं। विशाल ताना मारते हुए हंसने लगा था। याद कर रही थी, यह मौका ढूंढ रही थी, तुम्हारे अंदाज से पता चल रहा है। कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई थी। बाहर हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो तेज कदमों से चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा था और हाथ से इशारा किया था, दरवाज़ा खुला है, निकल जाओ। दोबारा कभी इस कमरे में आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पलक की आंखों में बेबसी और शर्मिंदगी दिखने लगी थी। उसने धीरे से अपना मुंह मोड़ा। कदमों की छाप हल्की होती गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ विशाल ने गहरी सांस ली, अपना माथा मसला और दोबारा बालकनी की तरफ बढ़ गया। सिगरेट की डिब्बी उठाई मगर हाथ रुक गया। शायद पहली बार उसे ऐसा लगा कि धुएं से भी घुटन हो सकती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरे जोर शोर से रोशन हुआ था। डाइनिंग हॉल में धीमी रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लगी बड़ी घड़ी की टिक टिक के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था मगर खाने वाला बस एक ही इंसान था, वो थी मैं कुर्सी के किनारे पर बैठी धीरे धीरे चम्मच से नाश्ता कर रही थी। चेहरे पर नींद और थकान साफ दिखाई दे रही थी।
आंखों में सूजन थी, शायद रात के आंसुओं का असर था। कुछ देर बाद दरवाजा अचानक जोर से खुला। लंबे कद वाला विशाल ब्लैक सूट पहने हाथ में पानी की बोतल लिए अंदर आया था। कदमों की छाप जैसे सुकून को खत्म करते हुए टेबल तक पहुंची थी। मैं चौंक कर खड़ी हो गई थी। आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं उसकी दर्द भरी बातें नहीं सुनना चाहती थी। वो कुर्सी से टेक लगाकर खड़ा हुआ था, नजरें मेरे ऊपर जमा कर बोला था, तुम जिम नहीं जाती? मैंने नजरें नीचे कर ली थी। नहीं, वक्त नहीं मिलता। वक्त नहीं मिलता या दिल नहीं चाहता। वो ताना मारते हुए हंसा था। ये शरीर तुमने खुद बढ़ाया है, कम करने का कोई इरादा नहीं है क्या? मेरे होठ कांपने लगे थे, मगर मैं कंट्रोल करते हुए बोली थी, मैं मोटी नहीं हूँ। आपको जो नजर आ रहा है वो सिर्फ ढीले कपड़ों की वजह से है। ढीले कपड़े? वो कुर्सी खींचकर बैठ गया था। एक नजर मेरे ऊपर से नीचे तक देखने लगा था। सब पता है, एक दिन कहीं गिरी पड़ी मिलना है तुम्हें। तुम्हारे अंदर खुद की इज्जत का भी एहसास है। मेरे हाथ चम्मच पर मजबूती से जम गए थे। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं जैसी भी हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ। बुरी? वो हंसा था। बुरी तो नहीं, बस मेरे मतलब की नहीं हो। मुझे पतली स्मार्ट लड़कियां पसंद है। तुम्हें देखकर तो दिल खराब हो जाता है। मेरे हलक में कांटे जमने लगे थे, आंखों में आंसू उतर आए थे, मगर मैं मुश्किल से बोली थी, अगर मुझे पता होता कि आपको कैसी लड़कियां पसंद है तो शायद मैं खुद को बदल लेती। और मैं मोटी नहीं हूँ, आपने देखा ही नहीं है अभी मुझे। देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने सच्चाई खड़ी है। वो मुस्कुराने लगा था। पता नहीं क्या सोचकर घर वालों ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया है। मैं नम लहजे में बोली थी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं विशाल। आपकी हर बात मेरे दिल पर लगती है। मैं मोटी नहीं हूँ तो फिर शीशे में देखो, तुम्हारे शब्द नहीं बदलेंगे सच्चाई को। कुछ देर खामोशी रही, फिर प्लेट में चम्मच की हल्की आवाज़ बाकी रह गई थी। विशाल ने कुर्सी से हल्का सा झुककर कहा, छोड़ो मुझे, तुमसे फालतू बातें नहीं करनी, जूस दो। मैंने जल्दी से जग उठाया, हाथ कांप रहे थे। गिलास से जूस गिरते हुए किनारों से बह निकला था। विशाल ने सब कुछ देखा था, चेहरे पर उसके गुस्सा उभर आया था। कहाँ की तैयारी है, जहाँ कहाँ रही हो? उसने गिलास पकड़ते धीमे आवाज में कहा, मैं जॉब करती हूँ, वही जा रही हूँ। अच्छा जॉब? वो गिलास थाम कर बोला था, मेरे ख्याल में तुम्हें सबसे पहले अपनी शक्ल पर काम करना चाहिए, जॉब बाद में। मैंने गहरी सांस ली मगर कुछ नहीं बोली। विशाल ने जूस का एक घूंट लिया और बिना मुझे देखे वहां से चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो हवा में जैसे खामोशी छा गई थी। मैंने कांपते हाथों से टेबल को साफ किया, फिर अपनी आंखों को साफ करने लगी। शीशे में अपने आप को देखते हुए धीरे से बोली थी, मैं मोटी नहीं हूँ, मैं बस थक गई हूँ। और फिर मैंने पर्स उठाया, सीधी बाहर निकल गई। मगर मेरी चाल में एक सख्त खामोशी गूंज रही थी। दोपहर का सूरज खिड़की की पर्दों से छनकर कमरे में धुंधली रोशनी फैला रहा था। एयर कंडीशनर की हल्की सी गुनगुनाहट और लैपटॉप की चमकती स्क्रीन के सिवा पूरा कमरा खामोश था। विशाल की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। चेहरे पर सुकून, लेकिन आंखों में चिड़चिड़ाहट छुपी हुई थी। दरवाजा अचानक खुला। शिवानी आंटी और राकेश अंकल अंदर आए थे। विशाल ने सर उठाया, चेहरे के एक्सप्रेशन फौरन सख्त हो गए थे। एक लम्हे के लिए खामोशी छाई, फिर वो गुस्से से बोला, जब किसी के कमरे में आते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, बिना परमिशन आना बदतमीजी होती है। क्या आप दोनों को तमीज़ नहीं है? शिवानी आंटी एक लम्हे के लिए उसकी बात सुनकर खामोश हो गई थी, लेकिन फिर संभलते हुए उसके बराबर में बैठ गई थी। माँ बाप पर कोई मैनर्स लागू नहीं होते, समझे? तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। कल जो हरकत तुमने की वो सारी हवेली में फैली हुई है। शर्म आनी चाहिए, फालतू में उस बच्ची की इतनी बेइज्जती कर दी तुमने। विशाल ने अपना लैपटॉप बंद किया, टेबल पर पटक कर बोला, टेंशन मत लीजिए, सुबह भी लगा कर आया हूँ। ऐसी लड़की को बार बार याद दिलाना जरूरी होता है। अपने हाल पर नजर डालें, इतना खाकर मोटी हो गई है, खुद को संभाल नहीं सकती। राकेश अंकल ने गहरी सांस ली मगर कंट्रोल नहीं कर पाए। तुम पागल हो गए हो विशाल, एक लड़की के लिए ऐसे शब्द, तुम्हें अंदाजा भी है वो कितनी कमजोर हालत में है? इसका सहारा हो तुम। वो सर हिलाते हुए बोले थे, तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। विशाल मुस्कुराने लगा था और बोला, मैं सच्चाई को देख सकता हूँ, मुझे किसी के इमोशनल किस्से नहीं सुनने। उसके माँ बाप मर गए, जिंदा हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये बात जरूर फर्क डालती है कि वो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती डाली जा रही है। शिवानी आंटी को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो अचानक उसके पास आई थी और उसका हाथ पकड़ा और अपने सर पर रख दिया। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम है विशाल, 2 दिन बाद मैं शादी कर रही हूँ, तुम कोई तमाशा नहीं करोगे। अगर तुमने कुछ किया तो मेरी लाश देखोगे, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। विशाल ने चौंकर अपना हाथ खींच लिया था।
कुर्सी से उठते हुए बोला, माँ ये क्या ड्रामा है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, क्या हो गया है आप दोनों को। राकेश अंकल भी आगे बढ़े, उनका लहजा सख्त था। अगर तूने शादी के वक्त सच में कोई तमाशा बनाया तो सुन ले, मैं तुझे बिजनेस से अलग कर दूंगा, एक भी रुपया नहीं दूंगा, जायदाद से भी तेरा नाम काट दूंगा, समझा। विशाल ने तेज सांस लेते हुए अपने बाप की तरफ देखा था। तो अब आप दोनों ने फैसला कर लिया है कि मेरी जिंदगी आपके हिसाब से चलेगी। शिवानी आंटी की आवाज़ कांप गई थी। हमने तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा सोचा है बेटा। प्रीति जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है, वो सीधी है, वफादार है, और मैं उस सब के लिए मजबूर हूँ। विशाल ने बात काटी, मेरी मर्जी आपके लिए कोई मतलब नहीं रखती। राकेश अंकल की आंखों में सख्ती आ गई थी। मर्जी मर्जी तब होती है जब इंसान अपने फैसलों की कीमत चुका सके। आज जो कुछ है हमारी मेहनत से है। अगर आज हम पीछे हट गए तो तुझे कोई देखेगा भी नहीं। सोच ले विशाल, या तो शादी होगी या तू अकेला रह जाएगा। कमरे में खामोशी छा गई थी। विशाल का चेहरा सुर्ख होने लगा था। वो कुछ लम्हे के लिए खड़ा रहा, फिर एक सख्त हंसी से हंसा था। जबरदस्ती करोगे ना तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन दिल कभी नहीं मानेगा। याद रखना, आप दोनों के प्रेशर में ये रिश्ता अपना रहा हूँ, मोहब्बत या इज्जत से नहीं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग से। शिवानी आंटी ने आंखों को साफ किया था। राकेश अंकल ने खामोशी से दरवाजा खोला, दोनों बाहर निकल गए थे। विशाल ने कुछ देर बाद टेबल पर मुक्का मारा था। लैपटॉप जमीन पर गिरकर बंद हो गया था। किस्मत का मजाक, वो बड़बड़ाया, एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में ढकेल दिया गया हूँ। कमरा फिर वैसा ही हैरान हो गया था, मगर इस बार हवा में गुस्से की महक थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 2 दिन बाद ही हवेली में शादी का प्रोग्राम तय कर दिया गया था। शांति से सारी रस्में की गई थी और शादी हो चुकी थी। फिर मुझे विशाल के कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरा हल्की सुनहरी रोशनी में भीगा हुआ था। बेड के आसपास हल्के गुलाबी पर्दे झूल रहे थे और बीच में मैं सर झुकाए हाथों में चमकती चूड़ियों की खनक दबाकर बैठी थी। दिल की धड़कन जैसे कानों के पास तक पहुंच रही थी। एक अनजान डर अंदर से मुझे घेर रहा था। क्या वो आज भी मुझे ठुकरा देगा? इस रात भी वो मुझे मोटी कहकर मेरी बेइज्जती करेगा? दरवाजा धीरे से खुला, विशाल अंदर आया था। काली शेरवानी सूट, चेहरे पर सख्ती की वही लकीरें जिन्हें मैं इतने दिनों से महसूस कर रही थी। वो कुछ लम्हे दरवाजे पर खड़ा रहा, मुझे ऊपर से नीचे तक देखता रहा, जैसे किसी नापसंद चीज को घूर कर देख रहा हो। दिल में बोला, इसके साथ जिंदगी गुजारूंगा, ऊपर वाला बचाए। मन तो घबरा रहा है, क्या किस्मत में आई है। चेहरे पर गुस्सा लिए उसने जोर से दरवाजा बंद किया और सीधा बालकनी की तरफ बढ़ गया। सिगरेट जलाई, धुआं हवा में फैलने लगा था। मैंने चौंक कर पीछे देखा। मैं जो आज का दिन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत समझ रही थी, वो इंसान मुझे देखना भी नहीं चाहता था। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे, मगर मैंने कंट्रोल कर लिए थे। कुछ ही देर बाद मैं धीरे से उठी, दिल में हिम्मत जमा कर रही थी। मैं पत्नी हूँ उनकी, मुझे हक है। वॉशरूम में जाकर मैंने भारी दुपट्टा उतारा। मैंने नाजुक से कपड़े पहने, लंबे बाल खुले छोड़ दिए। शीशे में अपनी आंखों में हौसला ढूंढा, फिर बालकनी की तरफ कदम बढ़ा दिए। मुझे देखकर किसी भी लड़के के होश उड़ सकते थे। मैं खामोशी से उसके बराबर में जाकर खड़ी हो गई। धुएं के बादलों में मेरा चेहरा धुंधला गया था। विशाल ने एक झटके से अपना चेहरा मोड़ा, नजरें जैसे मेरे ऊपर जम गई थी और उस लम्हे भर के लिए वो हैरान रह गया था। ये वो प्रीति नहीं थी जिसे वो मोटी समझता रहा था। चांदनी में नहाया हुआ मेरा शरीर बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा था, क्या आपको मुझ में खूबसूरती नजर नहीं आती? मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी हमसफर हूँ। फिर आपकी मुझसे ऐसे दूर भागते हैं। जबकि उसकी नजरें मेरे चेहरे पर ही जम गई थी। विशाल कुछ देर के लिए मुझे देखता रहा, फिर नजर चुरा कर बोला, तुम्हें मैं। उसके शब्द जैसे गले में अटक गए थे। नजर बार बार भटक कर मेरे चेहरे पर आ रही थी। उसको अपने हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने एक कदम पास आकर कहा, 4 साल मैंने आपका इंतजार किया है, हर रात प्रार्थना की है कि आप वापस लौट आए। क्या एक औरत की ख्वाहिश, उसकी चाहत, उसका हक कोई मतलब नहीं रखता? मैं सिर्फ एक नाम की पत्नी नहीं बनना चाहती, मुझे दिल से आपकी पत्नी बनना है। मैंने आपके लिए इतना इंतजार किया है। 4 साल इंतजार कोई कम नहीं होता। मैंने आपके नाम की चूड़ियाँ पहनी हैं। मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ आपके बारे में सोचा है। और आप आकर मुझसे इस तरह नजरें चुराते हैं जैसे मैं आपके लिए कुछ हुई ही नहीं। विशाल की नजरें मेरे चेहरे पर जम गई थी। उसके होंठ कपकपा रहे थे, मगर वो चुप रहा। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छुआ।
एक बार मेरी तरफ देखे तो सही। मैं वो प्रीति नहीं हूँ जो आपके दिमाग में है। मैं वो हूँ जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी भर सकती है। मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। विशाल जैसे पत्थर बन गया था। सिगरेट की राख उसके हाथ पर गिरी, मगर उसे महसूस ही नहीं हुआ। मैं बोलती रही, आवाज़ मेरी अब भरने लगी थी। मैंने आपसे मोहब्बत की है, बहुत ज़्यादा। 4 साल आपके नाम की अंगूठी पहने रखी है। अब जब आप सामने हैं तो इतने अजनबी क्यों बनते हैं? मैं खामोशी से उसका हाथ थामकर अंदर ले गई थी। सिर्फ एक लम्हे के लिए सही, सिर्फ एक लम्हे के लिए सही, अपनी नफरत को भूल जाइए। मुझे बस ये यकीन चाहिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, बोझ ही नहीं। विशाल के अंदर जैसे कोई बहुत उलझन चल रही थी। वो पल के झुकाए बिना मुझे देखता रहा, फिर धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे कमरे की तरफ खींचा था और वो एक रोबोट की तरह मेरे पीछे चल रहा था। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बना दूंगी। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। मैं आपकी ज़िंदगी बनना चाहती हूँ, आपके साथ घूमना चाहती हूँ, आपके साथ पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। विशाल की नफरत पल भर में मिट गई थी। सुबह विशाल की आंख सूरज की नम किरण से खुली तो वो एक लम्हे के लिए पलकें बंद किए ही रहा था। कमरा हल्की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। पर्दों के किनारों से आती धूप बेड पर फैल रही थी। उसने करवट बदली और रात के नज़ारे उसके दिमाग में घूमने लगे। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। सच में मैं कितना गलत समझ रहा था उसे। वो धीरे से बड़बड़ाया था, वो तो इतनी खूबसूरत है। उसने करवट बदल कर देखा तो बेड खाली था, लेकिन मेरी खुशबू अभी तक उसे महसूस हो रही थी। वो थोड़ा सा उलझा, फिर उठकर बैठ गया और इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरा खामोश, वॉशरूम खाली। वो वैसे तो सुकून में था, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी होने लगी थी। बिना ज्यादा सोचे वो वॉशरूम में गया, तैयार हुआ और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। नीचे माँ अपने अंदाज में चाय पी रही थी। उसने नजरें पूरे कमरे में दौड़ाई, मगर मैं कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। माँ, प्रीति कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आई। दिल में एकदम बेचैनी हुई थी। रात मुझे मेरे असली रूप में देखकर वो इतना समझ गया था कि मैं छुपाने लायक हूँ। माँ ने अखबार से नजरें उठाई और सुकून भरे लहजे में बोली, बेटा आज उसका इम्पोर्टेंट लेक्चर था, यूनिवर्सिटी गई है, वहाँ से सीधा जॉब पर चली जाएगी। मैंने तो कहा था छुट्टी ले लो, मगर तुम जानते हो ना वो अपनी पढ़ाई और काम को लेकर कितनी सीरियस रहती है। विशाल के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। आज ही वो धीरे से बोला था, कुछ तो ख्याल करना चाहिए था उसे। गुस्सा नहीं करो बेटा, तुम दोनों देर रात तक जागते रहे। शायद उसने चाहा होगा कि तुम्हें सोने दे, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गए थे। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में बैठ चुका था। यूनिवर्सिटी का पता गूगल मैप पर खोलकर वो तेजी से निकल पड़ा था। रास्ते में उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल घूम रहे थे। इतनी जल्दी निकलने की क्या ज़रूरत थी? एक शब्द तो कह सकती थी। दिल के किसी कोने में मोहब्बत और बेचैनी सब एक साथ उसे परेशान कर रहे थे। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। गेट के अंदर आया तो सामने ही भीड़ थी। स्टूडेंट की हंसी, बातें, हवा में चाय की खुशबू, किताबों की आवाज़ें, मगर उसकी नज़र बस एक चेहरा ढूंढ रही थी। और फिर अचानक राइट साइड एक बेंच के करीब में दिखाई दी। लाल दुपट्टा पहने, सफ़ेद शर्ट पहने दो लड़कों के बीच बैठी थी। हाथ में नोटबुक, चेहरे पर फिक्र। उसके अंदर कुछ आग सी चली थी। उसके कदम तेज हो गए थे। प्रीति, आवाज़ बहुत भारी थी। मैं चौंकी, नजरें उठाई और एक लम्हे में ही मेरा रंग उड़ गया था। आप? वो मेरे पास पहुंच चुका था। ये क्या है? सुबह सुबह घर से बिना बताए निकल आई। परमिशन ली थी मुझसे। आसपास के कुछ स्टूडेंट ध्यान देने लगे थे। दोनों लड़के फौरन सीधे होकर खड़े हो गए थे। मैंने उनकी तरफ हाथ उठाया था। ये मेरे पति हैं, सब ठीक हैं, प्लीज आप लोग जाइए। वो दोनों पीछे हटे और मैंने धीरे से कहा, यहाँ बात करने का मौका नहीं है, चलो साइड, चलो जरा साइड पर। हम दोनों एक तरफ गए, पेड़ के साए के नीचे। मैंने तुमसे पूछा है तुम गई क्यों? उसकी आवाज़ में बहुत सख्ती थी। मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेना था, मैं नरमी से बोली थी, फिर सीधा जॉब पर जाना था। मैंने सोचा आप आराम कर लेंगे, रात भर वैसे भी आप थक गए थे। वो मुस्कुराने लगा था। रात भर में थक गया था तो तुम नहीं थकी थी क्या? तुम्हें भी सोना चाहिए था। अभी मैं सर झुकाकर मुस्कुराने लगी थी। थकान तो मुझे भी बहुत हो रही है, नींद भी आ रही है। सच कहूँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन क्या करूँ, काम भी तो करना है। विशाल की आंखों में लम्हे भर के लिए नरमी आई थी, मगर अगले ही पल वो फिर सख्त लहजे में बोला था, ये सब ठीक है, मगर तुम इस हुलिये के साथ बाहर कैसे आ गई? तुमने दुपट्टा ठीक से क्यों नहीं पहना? मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कोई और देखे।
मैंने उसकी आंखों में देखा था, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी पत्नी को गलत नज़र से देखे। वो लम्हे भर के लिए खामोश रहा और फिर धीरे से बोला, अच्छा छोड़ो, जल्दी जल्दी ये सब समेटो, तुम्हारे लेक्चर के बाद हम साथ घर जाएंगे। मेरे होठों पर शरारती मुस्कुराहट आई थी। अब मैं आपको मोटी नहीं लग रही। वो मेरी तरफ बढ़ा, आंखों में खिलती चमक के साथ बोला, पास आओ, बताता हूँ अब कैसी लगती हो। मैं हंसते हुए पीछे हटी थी, नोटबुक बंद की और बोली, ये सब समेट लूँ फिर चलते हैं। वो खामोशी से मुझे देख रहा था। वही लड़की जो कल तक उसके लिए एक मोटी सादी सी पत्नी थी, आज धूप में खड़ी एक नया रूप बन चुकी थी। शायद मोहब्बत का पहला लम्हा यही होता है, जब इंसान किसी को पहली बार पहचानता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, दोनों के बीच काफी नजदीकी आ चुकी थी। एक हफ्ते बाद बालकनी की ठंडी हवा में हल्की सी ठंडक फैली हुई थी। चांद की धीमी रोशनी नीचे लॉन में चमक रही थी। मैं बाल खोले ट्रेकिंग से टेक लगाए खड़ी थी। मेरी आंखों में मोहब्बत थी, मगर जैसे ही मेरी नज़र नीचे गई, दिल एकदम बैठ सा गया था। लॉन के एक हिस्से में पेड़ के पास पलक और विशाल साथ खड़े थे। उन दोनों के बीच इतना कम फासला था, मैं एक लम्हे के लिए सांस लेना भी भूल गई थी। मेरे चेहरे का रंग बदल गया था, हाथों की मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गई थी, आंखों में चमक अब गुस्से को छू रही थी। मैं कुछ देर ऐसे ही देखती रही और फिर अचानक पलट गई। दिल जैसे अंदर से टूट सा गया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला था और विशाल अंदर आया था। मैंने तुमसे कहा था कि ब्लैक सूट पहनना, तो वाइट क्यों पहना है? वो लापरवाह लहजे में बोला था। मैं धीरे से पलटी, होठों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। ये ख्वाहिशें आप उन्हें जाकर बताइए, जिनके पास आप अभी नीचे बहुत पास खड़े थे। उसने एक लम्हे को घूरा था, फिर गुस्से से बोला था, क्या बोल रही हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपनी पत्नी से ही ख्वाहिशें करूंगा, किसी और से क्यों करूं? मैं हंसने लगी थी। क्यों नहीं करोगे? परख से बात, आखिर वो पतली दुबली खूबसूरत है, मैं तो मोटी हूँ, आपके टाइप की नहीं हूँ। वो 2 कदम आगे बढ़ा और धीरे से बोला, पास आओ, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। मैं पीछे हटी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप उसके इतने पास क्यों खड़े थे? वो तेजी से आगे बढ़ा और मेरे दोनों बाजुओं को थाम के बोला, पागल लड़की, वो मुझे पसंद करती है। मैं नहीं, मैं बस उसे समझा रहा था, उसे झाड़ रहा था। मैं झटके से अपने हाथ छुड़वाने लगी थी। आप झूठ बोल रहे हैं। वो मुस्कुराया, तुम्हें पता नहीं, यकीन नहीं आ रहा? सुबह उठकर उससे पूछ लेना। अगर वो कहे कि मैंने उसे अच्छे तरीके से बेइज्जत किया है तो खुश हो जाना। अगर ना कहे तो मेरा कॉलर पकड़ लेना। छोड़िए मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा, वो धीरे से बोला था। तुम्हारे ऊपर गुस्सा अच्छा लगता है। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद वो धीरे से बोला था, चलो अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, मैं तुम्हें मना रहा हूँ। मैं थोड़ी नर्म पड़ी थी, मगर चेहरे पर अभी भी नाराजगी की लकीरें थी। फिर भी कुछ नहीं, वो मुस्कुराकर बोला था, अब बस इतना याद रखो, तुम मोटी नहीं मेरी हो, बाकी दुनिया जो चाहे सोच ले। बालकनी के बाहर हवा फिर से चलने लगी थी। कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। वक्त की रफ्तार ना कभी थमी है और ना ही थम सकती है। एक हफ्ता और बीत गया था और आज हमारी जिंदगी में तूफान आने वाला था। कमरे की रोशनी धीमी थी, मगर सूरज की किरणें पर्दों के बीच से अंदर बेड पर पड़ रही थी। मैं सुबह 8 बजे जल्दी जल्दी ऑफिस चली गई थी, लेकिन अब 11 बजे ही वापस आ गई थी। मैं फूलों का बुके हाथ में लेते हंसते हुए कमरे में आई थी। दिल खुशी से झूम रहा था। इरादा था कि विशाल को सरप्राइज दूंगी और अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरी आंखें सामने का नज़ारा देखकर फटी की फटी रह गई थी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। विशाल के बराबर में पलक लेटी हुई थी, बाल खुले और विशाल भी उसके पास ही लेटा था। फूलों का बुके मेरे हाथ से ज़मीन पर गिर गया। मेरी कांपती हुई आवाज़ निकली थी, ये क्या चल रहा है? इतनी जोर से चिल्लाने पर विशाल और पलक दोनों चौंक गए थे, जबकि विशाल डबल चौंका था। अपने बाजू में पलक को देखकर वो सारा मामला समझ गया था। विशाल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, दिल धड़कने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसके सामने खड़ी हूँ। वो घबराकर अपनी जगह से उठा था। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए कांपते होठों से बोली थी, अब ये क्या है? विशाल हिचकिचाते हुए अपनी जगह से उठकर बोला, मैं नहीं जानता ये यहाँ कैसे आई, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैंने कदम पीछे हटाए थे। गुस्सा और हैरत से मैं बोली थी, मैं क्या सुनूं? सुनने के लिए कुछ बचा है? वो यहाँ बेड पर। वो कुछ कहता इससे पहले ही मैं अपना दुपट्टा संभाले कमरे से बाहर चली गई थी। विशाल घबराए हुए लहजे में बोला था, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानता ये कब आई, और ये मुझे उस दिन धमकियां दे रही थी कि अगर मैंने इसे नहीं अपनाया या देखा नहीं तो वो यही हरकत करेगी। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो।
मेरी आंखों में गुस्सा और दर्द इकट्ठा था। क्या यकीन करूं, मेरी आंखों के सामने सब कुछ है। मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया और आपने बदले में मुझे ये दिया। वो मेरे पास आया और मेरा बाजू थामते हुए धीरे से बोला, प्रीति सुनो, मुझे भी दुख है। समझो मेरी बात, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें जो नजर आ रहा है वो गलतफहमी है। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़वाया था। पीछे हटते हुए आंखों में आंसू बहते आवाज भारी हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस। मेरे कदम तेजी से कमरे के बाहर निकल गए थे। दुनिया के सारे रंग जैसे फीके पड़ गए थे। मैं अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर अंदर घुस गई थी। दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। हाथ दरवाजे पर टिकाकर सांस ठीक करने लगी थी, लेकिन दिल के अंदर का हिस्सा टूटा हुआ था। विशाल थोड़ी देर वही खड़ा रहा। वो जानता था कि मेरी आंखों में उसके लिए इस वक्त मोहब्बत और भरोसा दोनों ही टूट चुका है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन बीत गया था, लेकिन हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और कोमल अंदर आई थी। रोशनी धीमी थी, लेकिन इतनी थी कि मैंने उसे पहचान लिया था। मैं ज़मीन पर बैठी थी। दरवाज़ा बंद होने के बाद कोमल खामोशी से मेरे पास आकर बैठी और धीरे से मुझे सीने से लगा लिया। मैं रोते हुए उसके सीने से लग गई थी। कोमल ने मुझे उठाया और धीमी आवाज़ में बोली, चुप हो जाओ, हम साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। मैंने घबराते हुए अपनी आंखें उठाई। तुमने बिल्कुल ठीक बोला था। उसने मेरे पति को मुझसे चुरा लिया, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है भाभी, आप खुद गलत सोच रही हैं। विशाल भाई ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं कि आपको अपनी मोहब्बत चाहिए और आपने जो महसूस किया वो झूठ था। मेरे होठ कांप रहे थे, आंखों में गुस्सा दिख रहा था, लेकिन सब कुछ वो नहीं है जो आपको दिखाया गया है। पलक और सुहानी आंटी, सबको विशाल भाई ने खुद बेइज्जत करके निकाला है। उन्होंने 2 मिनट में उसकी इज्जत को बर्बाद कर दिया है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि विशाल भाई गलत हैं? उसने आपके पति को आपसे नहीं चुराया, बल्कि आपके पति के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर दी है। मेरी आवाज़ में शिकायत और हैरत झलक रही थी। क्या मतलब? तुम सच कह रही हो? तुम झूठ तो नहीं बोल रही? कोमल ने सर हिलाया। मैं सच कह रही हूँ। आपको ये सब समझने के लिए वक्त चाहिए था और अब सच्चाई सामने है। विशाल भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आपके दरवाजे के बाहर खड़े हैं, इतने परेशान कि जिसको अपना भी कोई होश नहीं है। मेरी आंखें फिर से भीगने लगी थी, लेकिन अब मेरी आंखों में डर नहीं बल्कि आराम और यकीन की झलक थी। तुम सच कह रही हो तो मतलब वो मुझे छोड़कर नहीं गए? कोमल ने मुझे गले से लगाकर सर हिलाया था। नहीं भाभी, वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते। वो जो सोच लेते हैं वही करते हैं। वो आपसे मोहब्बत करने लगे हैं। आज जो कुछ हुआ वो सब आपके लिए था। आपने अपनी आंखों से वो तमाशा नहीं देखा जो विशाल भाई ने पलक का लगाया है। मैंने थोड़ा सांस भरा और धीरे से बोली, तो मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो सब गलतफहमी थी। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो सब गलतफहमी थी। विशाल भाई ने कभी आपको दर्द नहीं दिया, बल्कि अपने पास रखकर आपको हर दर्द से बचाना चाहा है। आपके दिल की हालत को समझा और सब कुछ ठीक किया। मैंने अपना सर कोमल के कंधे पर रखा और आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ किया। ये सच था कि मोहब्बत कभी खराब नहीं होती है और कभी सच्चाई सामने आकर दिलों को दोबारा जोड़ देती है। कुछ देर हम बातें करते रहे और फिर कोमल के कहने के हिसाब से मैंने खाना लिया और विशाल के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। कमरे में रोशनी धीमी थी और विशाल सोफे पर बैठा था, खामोश, उदास और थका हुआ लग रहा था। कुछ ही देर बाद कमरे के दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। मैं रोती हुई आंखों के साथ अंदर आई थी। हाथ में खाने की ट्रे लेते हुए एक नज़र विशाल पर डाली और फिर दोबारा चेहरा मोड़ लिया। कदम कदम चलते हुए उसके पास पहुंची, खाने की ट्रे टेबल पर रख दी और सोफे के किनारे पर बैठ गई। फिर अचानक मैं उसके गले लग गई और रोने लगी हल्की आवाज़ में। गुस्से में विशाल ने मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरा रोना इतना दर्द भरा था कि वो खामोश नहीं रह सका। उसने फौरन मुझे अपने गले से लगा लिया, हल्के से गुस्से के साथ, मगर अंदर से नर्म और मोहब्बत भरा था। मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे आप पर यकीन करना चाहिए था। विशाल ने मुझे ज़ोर से थामकर डांटते हुए कहा था, अगर कभी मेरे साथ ऐसा दोबारा हुआ तो तुम क्या मेरे सामने ऐसे ही मुंह फेर दोगी? मैंने कितना दरवाज़ा बजाया, तुमने एक बार भी नहीं खोला। मैंने अपनी आंखें नीचे करके सर हिलाया था और फिर माफ़ी मांगी। मैंने सच में गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। विशाल ने एक लम्हे के लिए देखा, आंखों में दर्द और प्यार का रंग था। फिर धीरे से मेरे गाल पर हाथ रखा
और बोला, मैं यहाँ से जाने से पहले तुमसे प्यार करता था। बस मुझे गुस्सा था कि उन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की। लेकिन फिर वो रात जब तुम मेरे पास आई, मेरी जिद, मेरा घमंड सब कुछ टूट गया और मैं तुम्हारा हो गया। मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। मैंने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा था और सर हिलाया और धीरे से कहा, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी, ना कभी कोई गलती करूंगी। विशाल ने मुझे फिर से सीने से लगा लिया। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। कमरे में धीमी रोशनी थी, लेकिन हमारी मोहब्बत की गर्मी ने हर कोने को रोशन कर दिया था। मेरा रोना अब सुकून में बदल गया था और विशाल की सख्ती नर्म मोहब्बत में खिल गई थी। विशाल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं करनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मैंने सर उसके सीने पर रखकर धीरे से कहा, मैं जानती हूँ और मैं भी हमेशा आपके साथ रहूंगी। खामोशी के लम्हे में कमरे की दीवारें हमारी खुशियों से भरने लगी थी और एक नर्म सी रोशनी ने ये बता दिया था कि सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं और अब मोहब्बत की गहराई में सुकून और भरोसे की उम्मीद जागने लगी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।